आपातकाल जैसी लोकतंत्र की नींव हिलाने वाली घटना 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ जी रही है। आज जो संविधान लेके घूमते हैं, इसके डीएनए में तानाशाही है। ये जो चीज समाप्त हो गई थी, इसको उछालने के लिए फिर कोशिश कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। 12 जून 1975। एक सफदरजंग रोड, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का घर यही था, सरकारी निवास। और इन सब के बीच सुबह से ही गजब की गर्मी तपिश कहीं इस मकान के भीतर, कहीं ज्यादा थी। सुबह ही खबर आई कि डीपी धर की मृत्यु हो गई। तकरीबन 6:30 बजे इंदिरा गांधी यहां से निकली। उसके बाद जब वो लौटी तो 8 बज चुके थे और 8 बजे मौजूदा लोगों से उन्होंने इसी बात की जानकारी चाही कि फैसला कब आएगा। पीएन हक्सर, सिद्धार्थ शंकर रे, रजनी पटेल, सुभद्रा जोशी, हर कोई मौजूद थे। और इन सब के बीच संजय गांधी। हर चर्चा इसी पर आकर टिक गई कि 2 घंटे बाद जो फैसला आने वाला है, वो फैसला क्या भारतीय राजनीति को बदल देगा या इंदिरा गांधी के पक्ष में जाएगा। 12 जून की उस सुबह करीब 8:30 बजे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने असिस्टेंट से पूछा कि आज तो रायबरेली चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आना है ना। इस पर वहां मौजूद इंदिरा के छोटे बेटे संजय गांधी ने कहा कि आप बेफिक्र रहिए, फैसला आपके पक्ष में ही आएगा। इसके पीछे संजय का तर्क ये था कि इंदिरा के खिलाफ कोर्ट जाने वाले समाजवादी नेता राजनारायण के वकील शांति भूषण उस दिन कोर्ट में नहीं थे और इंदिरा के वकील एसी खरे ने बता दिया था कि सारा इंतजाम हो गया है। 12 जून 1975 की सुबह इलाहाबाद हाईकोर्ट का जस्टिस चैम्बर खचाखच भरा था। सबसे पहले जस्टिस जगमोहन सिन्हा के पेशकार ने आकर सबको सख्त हिदायत दी कि अदालत में कोई भी हल्ला हंगामा नहीं करेगा। इससे साफ हो गया कि फैसला बेहद निर्णायक होने वाला है। ठीक 10 बजे जस्टिस जगमोहन सिन्हा अदालत में पहुंचे। उनके सामने 259 पन्नों का फैसला था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो सिर्फ निष्कर्ष ही पढ़ेंगे। इसके बाद जज ने फैसला सुनाया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए मताधिकार से वंचित किया जाता है। जस्टिस सिन्हा के फैसले ने हिंदुस्तान की सियासत में भूचाल ला दिया। इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई। I treat every judgment and every case alike. I never thought that it was a historic judgment. Because if a judge thinks that there is a very important case, then it can sway his judgment. भले ही जस्टिस जगमोहन सिन्हा को अंदाजा नहीं था कि उनकी कलम से इतिहास का कौन सा अध्याय लिखा जा रहा है, लेकिन उस वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट में सरगर्मी बहुत तेज थी, एक सफदरजंग रोड से भी कहीं ज्यादा। उस दिन अदालत में शोर शराबा इतना बढ़ा कि जज ने फैसले की अगली लाइनों में क्या कहा यह किसी को सुनाई नहीं पड़ा। इंदिरा गांधी के वकील एसी खरे के लिए खड़े होना मुश्किल हो गया। फैसला सुनाकर जज जैसे ही वापस अपने चैम्बर में लौटे, खरे बिल्कुल भागते हुए उनके पास गए और फैसले में बदलाव की गुजारिश की, लेकिन सब बेकार हो गया। By one judge in a high court pronouncing a judgment and the opposition of that time saying that that is the end of the matter and we won't wait and Mrs. Gandhi must go was what we were agitating against. इधर राजनारायण और उनके समर्थकों ने भरी दोपहरी में दिवाली मनाना शुरू कर दिया। And reaffirm their faith in the democratic institutions of India. I accept the judgment with humility. कोर्ट के फैसले की कॉपी न्यूज एजेंसी पीटीआई को मिल गई। इंदिरा के प्राइवेट सेक्रेटरी शेषन ने संजय गांधी को इसकी सूचना दी, जो उस वक्त गुड़गांव के अपने मारुति प्लांट में थे। वो तुरंत प्रधानमंत्री निवास पर पहुंचे। इंदिरा ने मदद के लिए अपने बेटे की तरफ देखा। अब मैं क्या करूं? क्या मुझे इस्तीफा
दे देना चाहिए। इस्तीफा? आखिर आप अभी भी प्रधानमंत्री हैं। और भी कई रास्ते होंगे इस समस्या से निपटने के लिए। इस्तीफा इस समस्या का समाधान नहीं है। हमें इस मुश्किल को जड़ से कुचलना है, इसलिए आपको पद पर बने रहना होगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेरे हक में नहीं हुआ तो? आप चिंता न कीजिए, अब हमें कुछ करना ही होगा जिससे ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे ही नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया और एक सफदरजंग के भीतर बेचैनी बढ़ गई। खुद संजय गांधी, अर्जुन दास और यश कपूर को लेकर सड़क पर आए और उसके बाद सड़क के ऊपर में एक तरह से किलेबंदी की तैयारी हो गई। ना सिर्फ दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, बल्कि सीआरपीएफ और आईबी के सिक्योरिटी फोर्सेस भी यहाँ पर लगातार जमा हो गए और इन सब के बीच एक किले की तरह एक सफदरजंग रोड की चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई। उस वक्त आलम यह था कि यहाँ पर सिर्फ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का हुजूम एक के बाद एक कैसे आएगा और तय यही हुआ कि एक के बाद एक हर दिन 5 प्रदर्शन यहाँ पर हुआ करेंगे। कांग्रेसी कार्यकर्ता, डीटीसी की सारी बसें लगा दी गई, 1000 से ज्यादा बसें, और ये सारा नजारा उसी दिन का था, यानी 12 तारीख का, 12 जून 1975 का। अभी इस मुसीबत से निकलने के लिए इंदिरा और संजय माथापच्ची कर ही रहे थे कि गांधी के राज्य गुजरात से एक और झटका देने वाली खबर आई। ये बताने के लिए कि एक सफदरजंग रोड पर मची जयकार सूबों में चटक रही है। बहुत वर्ष पहले जवाहरलाल नेहरू ने कहा, आजादी खतरे में है, पूरी ताकत से उसको बचाओ। आज भी मैं आपसे यही कहती हूँ, आजादी खतरे में इसलिए नहीं पड़ती है कि कुछ लोगों को हम बोलने से बंद रख रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है और उसको भी जाना चाहिए, ये मैं 2 दफे पहले कह चुकी हूँ। लेकिन आजादी को खतरा तब होता है जब आजादी के मानी क्या है, लोकतंत्र के सच्ची मानी क्या है, देश का हित कहाँ है, इन चीजों को जब हम भूल जाते हैं तब असली आजादी को खतरा होता है। 12 जून की शाम होते होते गुजरात के लोगों ने अपना फैसला सुना दिया कि उन्हें गुजरात में कांग्रेस की हुकूमत मंजूर नहीं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई। इस हार से इंदिरा गांधी को ललकारने वाले जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई जैसे दिग्गज नेताओं का हौसला बढ़ गया। 12 जून की उस रात एक सफदरजंग रोड में कोई सोया नहीं। सारी रात संजय गांधी अपनी कोटरी के साथ आगे की रणनीति बनाते रहे। इसके तहत ही ये तय किया गया कि हर रोज सफदरजंग रोड के आसपास सिर्फ जन सैलाब होगा, जिसकी लहरों पर इंदिरा का नाम लिखा होगा, जिसकी गूंज सिर्फ इंदिरा इंदिरा के रूप में सामने आएगी। संजय को पता था कि भीड़ उनकी मां की कमजोरी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट आई कि भाई इसको डिस्क्वालीफाई किया जाए। देयर वॉज ए टाइम व्हेन मिसेस गांधी वाज सीरियसली थिंकिंग कि मुझे स्टेप डाउन कर देना चाहिए। अब जो संजय गांधी था उसको पता चला कि मेरी माँ ये करने वाली है, तो उसको पता था माँ की वीकनेस है क्राउड। 13 जून को दिल्ली में चलने वाली डीटीसी की 983 बसें सिर्फ कांग्रेस समर्थकों और कार्यकर्ताओं को ढोने में लगा दी गईं। हर रोज इंदिरा के घर के पास स्थित गोल मेथी चौक पर बसों में भरकर किराए के समर्थक हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लाए जाते। वहां कमोबेश हर रोज संजय का भाषण होता। गोल मेथी चौक पर वो रोज ज़्यादातर हरियाणा से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से लोगों को लाया जाता था और वो ये उन सभाओं में संजय गांधी की योजना में लाया जाता था, बंसीलाल की योजना में लाया जाता था और उन सभाओं में देवकांत बरुआ का भाषण होता था और वो कहते थे कि इंदिरा माने इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। दिल्ली में इंदिरा गांधी के लिए समर्थकों का मजमा लगा था, लेकिन पटना के कदम कुआं के इस घर में बैठे जयप्रकाश नारायण ये भांप चुके थे कि दिखावे की भीड़
अब इंदिरा को बचा नहीं सकती है। उन्होंने ये भी समझ लिया था कि भ्रष्टाचार को लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे और गुजरात के नतीजे बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बदलाव का रास्ता दिखा रहे हैं। जोश में आया विपक्ष इंदिरा गांधी का इस्तीफा चाहता था और संजय गांधी ने यह तय कर लिया था कि इस्तीफा किसी हाल में नहीं होगा। 15 जून को संजय गांधी ने अपनी चौकड़ी के 2 सदस्यों बंसीलाल और आर के धवन से मिलकर यह तय किया कि इंदिरा का ताज बचाने के लिए जरूरी हुआ तो इमरजेंसी भी लगाई जा सकती है। I tell you, before the judgment, I mean, say the situation in the country was only to paralyze the government. I mean, say the MLAs were being forced to resign, assemblies, the elected members, the assemblies, they wanted to be dissolved. Then there was a, I mean, say, you know, this, I mean, say, a climate of hatred had been created against the government, and a cabinet minister was killed, Mr. L.N. Mishra. There was a dastardly attack on the Chief Justice of India, and the senior leaders of the Congress party, led by Mr. Siddharth Shankar Ray, Mr. Gokhale, Mr. Rajni Patel, and Mr. D.K. Parwa, had been pressing hard that some drastic action has to be taken. बाहर भले भनक नहीं थी, लेकिन अंदर तो साफ हो गया कि इंदिरा गांधी किसी तरह सत्ता में बनी रहेंगी। अब संजय की कोठरी के सामने सवाल था कि वो अपनी रणनीति पर चलने के लिए इंदिरा को कैसे तैयार करें। एक बार तो इंदिरा के जहन में ये बात भी आई कि जब तक वो कानूनी पचड़े से निकल नहीं जाती, तब तक के लिए पद छोड़ दें। तब सवाल था कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। 4 नाम नई दिल्ली के सियासी गलियारों में तैरने लगे: जगजीवन राम, वाई.बी. चाहवाण, स्वर्ण सिंह और कमलापति त्रिपाठी। इन चारों में कम से कम जगजीवन राम ने अपनी महत्वाकांक्षा को कभी छुपाया नहीं, लेकिन सवाल था कि क्या वो अपनी कलम से इंदिरा का फैसला लिखेंगे। जब इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ने की सोची तो संजय गांधी और उनके साथियों ने उन्हें समझा दिया कि जो भी प्रधानमंत्री बनेगा उनके लाख कहने के बावजूद कुर्सी छोड़ने को कतई तैयार नहीं होगा। वैसे भी राजनीति में 6 महीने का वक्त काफ़ी लंबा होता है और जनता की याददाश्त बहुत थोड़ी। संजय गांधी ने उन्हें यह भी समझाया कि अगर उन्हें राजनीति में अपनी धमक और चमक और सत्ता पर पकड़ बनाए रखनी है तो उन्हें प्रधानमंत्री बने रहना होगा, बाय हुक और बाय क्रुक। जब एक बार तय हो गया कि सत्ता इंदिरा की उंगलियों पर ही नाचेगी, तो अब उनके किचन कैबिनेट के लोग ये तय करने लगे कि इसको संसदीय जामा कैसे पहनाया जाए। सड़क के समर्थन को संसद तक पहुंचाने की कोशिश इंदिरा और संजय की कोठरी करने लगी। इसके तहत 18 जून को इंदिरा गांधी ने कांग्रेस संसदीय दल की बैठक बुलाई। उसमें आए सभी नेताओं ने इंदिरा के नेतृत्व में संपूर्ण आस्था जताई। किसी ने नहीं कहा कि अदालत के फैसले का सम्मान करते हुए वो इस्तीफा दे दें, बल्कि सबने कहा था कि इंदिरा का सत्ता में होना अपरिहार्य है। लेकिन चंद्रशेखर, कृष्णकांत, मोहन धारिया, लक्ष्मी कांताम्मा और रामधन जैसे युवा नेताओं को मंजूर नहीं था कि इंदिरा की सत्ता को अपरिहार्य माना जाए। इसलिए इन सब ने संसदीय दल की बैठक का बहिष्कार किया। 18 जून 1975 ये साफ हो गया था कि देश की संसद तो चलती रहेगी और ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत भी कहलाएगी, लेकिन इस पंचायत को चलाने वाले पंच नहीं होंगे, बल्कि इसे चलाएगा संजय गांधी नाम का वो चौधरी जो इस संसद का सदस्य तक नहीं था। कांग्रेस के तमाम सांसदों, नेताओं ने इंदिरा तो छोड़िए, संजय गांधी के सामने घुटने टेक दिए। लेकिन ये सवाल तो नेहरू गांधी परिवार के जहन में घुमड़ ही रहा था कि क्या देश की जनता भी घुटने टेक देगी? क्या लोग इंदिरा गांधी को आगे भी अपना नेता मानते रहेंगे? इसके लिए संजय ने एक नई रणनीति बनाई, संपूर्ण पारिवारिक रणनीति। एक तरफ संजय गांधी थे जो हर हाल में सत्ता को अपने कुर्ते की जेब में रखना चाहते थे, और दूसरी तरफ कांग्रेस के बागियों समेत समूचा विपक्ष था जिसकी अगुवाई करने खुद जेपी दिल्ली आने वाले थे।
इन सब के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष में मोर्चाबंदी तेज हुई तो संजय के समझाने पर इंदिरा ने 20 जून को पोर्ट क्लब पर एक जबरदस्त रैली की। My duty to see that nothing is done anywhere in any corner of the world which can cast any reflection on this character of the Indian people. इस रैली में 10 लाख लोगों के आने की खबर आई, लेकिन इससे भी बड़ी खबर ये थी कि इंदिरा का फैमिली एल्बम पोर्ट क्लब पर दिखा। दोनों बेटे राजीव और संजय, दोनों बहुएं सोनिया और मेनका और पोते राहुल और पोती प्रियंका। उस रैली में इंदिरा भावुक भी हुई और विपक्ष पर हमलावर भी। मेरे चरित्र के बारे में क्या-क्या लिखा गया है? इस बोट क्लब पर इंदिरा की उस रैली को दूरदर्शन पर 25 मिनट तक दिखाया गया और इस पर दूरदर्शन ने उस जमाने में करीब 7,500 रुपए खर्च किए। इतना ही नहीं, अपने भाषण के आखिर में इंदिरा ने कहा था कि अब आप घर जाइए और बॉबी फिल्म का मजा लीजिए। उस जमाने में हाल ही में रिलीज हुई बॉबी फिल्म का दूरदर्शन पर दिखाया जाना एक बहुत बड़ी बात थी। बॉबी फिल्म उस वक्त बहुत पॉपुलर हो गई और ये कि भाई लोगों को कैसे उनकी अटेंशन डाइवर्ट की जाए, क्योंकि जगजीवन राम की एक बहुत बड़ी रैली होने वाली थी, या तो भाई कोई ऐसा फिल्म दिखाई जाए जिससे कि लोग टीवी पे जुटे रहें और वहाँ पे मत जाएं। इस तरह की बात की थी और बॉबी उस वक्त अभी मतलब कमर्शियल चल रही थी, इसलिए टीवी पे चलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि कमर्शियल फिल्म जब पैसा बना रही हो तो टीवी तो मुफ्त होती है। तो लेकिन इसको इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि ताकि उस रैली में लोग कम जाएं और उस हिसाब से उनकी वो जो सभा है वो फेल हो जाए। 20 जून को पोर्ट क्लब पर इंदिरा की रैली हुई तो उसी दिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। इस बीच विपक्ष ने तय कर लिया कि 25 जून को रामलीला मैदान में जेपी की रैली होगी। अब लक्ष्य पोर्ट क्लब से बड़ी जनसभा करने का था। 23 जून 1975 को जेपी को इसी पटना एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरना था, लेकिन बार बार यह खबर आ रही थी कि कोलकाता में मौसम खराबी की वजह से विमान आ ही नहीं पा रहा। ये जेपी को पटना में रोकने की ही तैयारी थी। तब तक जेपी अपने अगमकुआं के निवास पर ही इंतजार करते रहे कि अगर विमान नहीं आता तो वो ट्रेन से ही दिल्ली जा सकें। और आखिरकार जेपी ने ट्रेन पकड़ी और अगले दिन दिल्ली हाजिर हो गए। 24 जून को जेपी दिल्ली में थे। उनकी धमक ही इंदिरा के लिए कम बड़ा धक्का नहीं थी, जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस V.R. कृष्णा अय्यर ने फैसला सुना दिया कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री तो रह सकती हैं, लेकिन संसद में वोटिंग नहीं कर सकती। इससे विपक्ष का हौसला आसमान छूने लगा। Then she said, then we should go to the president. I said yes. Then she said, you come with me. We were with the president, maybe about 2 hours, 1.5 hours. She explained the facts to the president, showed him the reports and everything as to what the position was and what the latest appeal was to the people. What do we do about it? And then I took over. I explained the law that emergency for internal disturbance can be declared if the danger was imminent. 25 जून की शाम रामलीला मैदान में जैसी भीड़ देखी, वैसी भीड़ पहले कभी भी इकट्ठा नहीं हुई थी। मैदान में पांव रखने की जगह नहीं थी। जनसैलाब रामलीला मैदान से संसद भवन तक फैल चुका था और जब जेपी ने इंदिरा की सत्ता को सीधी चुनौती दी तो एक सफदरजंग रोड दहल उठा। खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म शहर कोतवाल का। हर खासो आम को आगाह किया जाता है कि खबरदार रहें और अपने अपने किवाड़ों को अंदर से कुंडी चढ़ाकर बंद कर लें, गिरा लें खिड़कियों के पर्दे और बच्चों को बाहर सड़क पर ना भेजें, क्योंकि एक 72 बरस का बूढ़ा आदमी अपनी कांपती कमजोर आवाज में सड़कों पर सच बोलता हुआ निकल पड़ा है। 25 जून की उस शाम इसी मैदान में जेपी ने यह ऐलान किया था कि हमला चाहे जैसा भी हो, हमारा हाथ नहीं उठेगा। जेपी ने अहिंसक आंदोलन और सत्याग्रह की यहां मौजूद लाखों लोगों को कसम खिलाई और कहा कि इसी के बूते हम इंदिरा की तानाशाही को खत्म करेंगे।
और जेपी की इस शपथ पर लाखों लोग मुट्ठी बांधकर खड़े हो गए। वो बंधी मुट्ठियां इंदिरा के दिल में जमे डर को और जमा कर रही थी। उधर रैली खत्म हुई, इधर इंदिरा रात 8 बजे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंची, या कहें कि उन्हें इमरजेंसी लगाने की सूचना देने। हमने देश में आंतरिक आपात स्थिति लगाने का फैसला किया है। क्या इसकी सूचना बाकी कैबिनेट को भी है? नहीं, हमने इसे अभी बताना जरूरी नहीं समझा। क्या वाकई और कोई चारा नहीं है? अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, कोई रास्ता नहीं। पच्चीस जून की उस रात करीब 11 बजे इंदिरा गांधी ने अपने गृह मंत्री ब्रह्मानंद रेड्डी को बुलाया। प्रधानमंत्री के घर से आपसे मिलने आया है। उन्हें अंदर ले आइए। जी। और उसके 1 घंटे बाद सरकारी हरकारा इमरजेंसी का मसौदा लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंचा, राष्ट्रपति के दस्तखत के लिए। सर, मैडम ने मुझे आपसे इन पेपर्स पर हस्ताक्षर करवाने के लिए भेजा है। मैं भारत का राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद संविधान की धारा 352 की उपधारा के अनुसार प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए घोषणा करता हूं कि आंतरिक उपद्रवों के खतरे से भारत की सुरक्षा पर गंभीर खतरा पैदा हो गया है और मैं अपनी इस उद्घोषणा के जरिए देश में आपात स्थिति की घोषणा कर रहा हूं। आधी रात को जब राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, उसके साथ ही हिंदुस्तान में लोकतंत्र इंदिरा गांधी और संजय गांधी का बंधक बन चुका था। संविधान की धारा 21 तक निलंबित कर दी गई थी, जिसकी वजह से हर नागरिक को जीने का अधिकार मिला हुआ है। तब तक इसकी जानकारी भी कहां, सिर्फ चंद लोगों को ही थी, यहां तक कि इंदिरा गांधी के कैबिनेट को भी नहीं। छब्बीस जून की सुबह 6 बजे कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें किसी मंत्री ने इमरजेंसी पर चूं तक नहीं किया। सबने इसे सही ठहरा दिया। She called her cabinet and informed her about this. And cabinet approved wholly without any objection. Nobody objected. She pointed out everything, threadbare, as to why this was necessary. So this is how it happened. इंदिरा गांधी के मंत्रियों को भी सुबह होने के बाद ही पता चला कि इमरजेंसी लगी है, लेकिन दिल्ली पुलिस को सब पता था। ये भी पता था कि सबसे पहले किसे गिरफ्तार करना है, कौन सत्ता की आंखों में सबसे ज्यादा खटक रहा है। हम बात कर रहे हैं जेपी की। 25 जून की रात इसी गांधी शांति प्रतिष्ठान में जेपी रुके हुए थे, जब रात में पुलिस ने उन्हें जगाकर गिरफ्तार किया। आधी रात को प्रतिष्ठान के सचिव राधा कृष्णन के बेटे चंद्रहास ने जब देखा कि पुलिस ने परिसर को घेर लिया है, तो ये बात उन्होंने अपने पिता को बताई। तब तक पुलिस अंदर आ चुकी थी। राधा कृष्णन ने फोन करके चंद्रशेखर को इसकी जानकारी दी, जो उस वक्त कांग्रेस के सांसद थे। तब तक पार्टी के भीतर उनकी पहचान इंदिरा गांधी की नीतियों के विरोध में खड़े नेता की बन चुकी थी। चंद्रशेखर सीधे संसद मार्ग थाने पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि जेपी को ही नहीं, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार कर लिए गए हैं तमाम बड़े नेता। Prakash ji has been arrested, Morarji Bhai has been arrested, and then we consulted Vajpayee ji and myself, and we decided to await the police arrival and to leave. So they came at about 7:30 or so and picked us up. इसी संसद मार्ग थाने में जेपी को गिरफ्तार किया गया था। जब चंद्रशेखर ने उन्हें उनकी गिरफ्तारी की सूचना दी, तो इंदिरा गांधी के बारे में उन्होंने सिर्फ इतना कहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है।
इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. सुबह 8 बजे जब तक इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो पर आकर देश को बताया कि आपातकाल लागू हो चुका है, तब तक इंदिरा गांधी के विरोधी तमाम नेता सलाखों के पीछे थे। और इसके साथ ही शुरू हुआ दमन का वो खेल जिसने 19 महीने तक लोकतंत्र को कोमा में रखा। हिंदुस्तान के इतिहास में 25-26 जून कोई भूल नहीं सकता है। सत्ता सुख के खातिर देश को आपातकाल के बंधनों में बांध करके जेल खाना बना दिया गया था। सत्ता के गलियारों में बस इंदिरा के बेटे संजय गांधी की हनक थी और उसके हुक्म पर चलने वाली युवा कांग्रेस की टोली। संजय को लगता था कि इमरजेंसी के साए में हिंदुस्तान के नौजवान उनके साथ जुड़ जाएंगे। शहर में पूछें कि वो मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है तो सारे तैयार हैं, मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में रहने वालों के घरों पर सौंदर्यीकरण के नाम पर बुलडोजर चलवा दिया गया, तो जबरन नसबंदी ने लोगों को पूरी तरह हिला दिया। वो जो नसबंदी थी, वो जो जबरन लोगों पे कब्जा करना था, सफाई के नाम पे आगरा में लोगों को विस्थापित किया गया, इन सब का नतीजा था ये कि इमरजेंसी इतनी कठोर हो गई और एक नफरत, एक वितृष्णा पैदा हो गई भारतीयों में इन माँ बेटी के खिलाफ। इन सब के बीच विपक्षी नेताओं पर सरकारी शंका बनी रही। डायनामाइट कांड से मशहूर हुए जॉर्ज फर्नांडीज को जब अदालत में लाया जाता था तो हाथों में हथकड़ी और कमर में तानाशाही की जंजीर बंधी होती थी। It's not just the handcuff. Those handcuffs and chains used to be every day when I used to be brought to the court. I and my colleagues used to be brought to the court. We were 22 of us, and as we were every morning we had to be brought to the court when the trial began, or earlier in that when dates were taken at that time, plus a chain with which 2 policemen chained themselves to me, and similarly to other colleagues. That was Mrs. Gandhi's way of telling you that you know how I can crush you. 19 महीने में इंदिरा विरोधी तमाम नेता जेल में रहे। बाहर था तो सिर्फ सन्नाटा, जिसे इंदिरा और उनके करीबियों ने अपने पक्ष में समझ लिया। सत्ता की इसी दंभी नासमझी ने लोकतंत्र के लिए रास्ता साफ कर दिया। उन्नीस महीने में ही इमरजेंसी का साया देश पर से हट गया। 1977 के जनवरी महीने में जब इमरजेंसी हटी तो इंदिरा को यकीन था कि चुनाव करवाकर वो प्रचंड बहुमत से जीत जाएंगी। On the 16th of March, did write to her that we will get more at about 330-345 seats, and I cannot think of India. I wrote to her, I cannot think of India without you as Prime Minister. खुद जेपी को भी भरोसा नहीं था कि वो इंदिरा को हरा पाएंगे, लेकिन जाने माने पत्रकार और इमरजेंसी के खिलाफ जेल जा चुके कुलदीप नैयर का कहना है कि जेपी को जनता का मूड भांपने का आइडिया उन्होंने ही दिया। जेपी की पहल पर विपक्ष एकजुट हुआ। इंदिरा इससे परेशान तो हुई, लेकिन असली परेशानी कांग्रेस के अंदर से तब शुरू हुई जब जगजीवन राम, हेमवती नंदन बहुगुणा और नंदिनी सत्तपथी ने पार्टी छोड़ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बना ली और विपक्ष के साथ मिल गए। इसके बाद हुए 1977 के चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हार गई। इंदिरा हारी, संजय हारे और 19 महीने जेल में बिताए नेताओं को जनता ने अपना हीरो बना लिया। I asked her, Mrs. Gandhi, ये क्या हुआ? She said feedback नहीं था, because she'd been told the feedback she got was that she was very popular and would sweep the polls. This is our own government information agencies. So I said to her, Mrs. Gandhi, feedback कैसे होता? आपने प्रेस को तो बंद कर दिया। 1977 के चुनाव में व्यक्ति के तौर पर चाहे कोई भी जीता या हारा, लेकिन वास्तव में जीता लोकतंत्र और हारी तानाशाही।
अजब संयोग था, 25 जून 1975 और उसके बाद फरवरी 1977। इसी बंगले में 19 महीने के दौर में इंदिरा गांधी को एहसास हुआ कि वो अब भी लोकप्रिय है। चुनाव का ऐलान करा दिया गया। मार्च में चुनाव हुए और सत्ता पलट गई। और 19 महीने तक जो इमरजेंसी का ग्राउंड जीरो एक सफदरजंग रोड था, झटके में वो सारी परिस्थितियां मार्च में आकर बदल गई। लोकतंत्र का एक नया सूरज इस देश में उगा क्योंकि इमरजेंसी खत्म हुई। सब कुछ इसी घर ने देखा।